मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों का रहस्य सुलझाने जा रहे हैं, जैसे कि जीडीपी और नेशनल इनकम, जो अक्सर अखबारों की हेडलाइंस में छपे होते हैं। अर्थशास्त्र अक्सर बहुत तकनीकी लग सकता है ना? लेकिन असल में सही नजरिए और कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। इस पूरे सफर के लिए हमारा रोडमैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। सबसे पहले हम आर्थिक एजेंटों से मिलेंगे, फिर आय के चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो को समझेंगे। उसके बाद जीडीपी और जीएनपी के बीच के उलझे हुए धागों को सुलझाएंगे, रियल बनाम नॉमिनल जीडीपी की सच्चाई देखेंगे और अंत में जानेंगे जीडीपी मापने के 3 सबसे बेहतरीन तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आर्थिक एजेंटों से मिलिए। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की गहराई में जाने से पहले उन मुख्य किरदारों से मिलना बहुत जरूरी है जो रोजाना के आर्थिक फैसले ले रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, तो इन सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे हो, ये तय करने वाले मुख्य खिलाड़ी ही हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं। परिवार या हाउस होल्ड्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। फिर आती हैं फर्म्स, जो ये तय करती हैं कि क्या और कितना उत्पादन करना है। सरकार नीतियां बनाती है और देश का विकास देखती है, और हमारा बाहरी क्षेत्र या एक्सटर्नल सेक्टर आयात निर्यात को संभालता है। यही वो लोग हैं जो पूरी मशीन को चला रहे हैं। अब जरा सोचिए, फर्म्स हवा में तो कुछ बना नहीं सकती, सही कहा ना? उन्हें इनपुट्स चाहिए होते हैं, और यहाँ एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। उत्पादन के हर कारक को उसका एकदम सही इनाम मिलता है। जमीन या लैंड इस्तेमाल करने के बदले किराया दिया जाता है, पसीने और मेहनत यानी लेबर के बदले वेतन मिलता है, लगाई गई पूंजी पर ब्याज मिलता है, और इस पूरे सिस्टम को संभालने का रिस्क उठाने वाले उद्यमी के हिस्से में आता है प्रॉफिट। एकदम परफेक्ट मैच। सेक्शन 2, आय का चक्रीय प्रवाह। अब ये देखना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि ये सारे एजेंट्स और उत्पादन के कारक एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक निरंतर लूप या चक्र में एक साथ काम करते हैं। चलिए इस मॉडल को एक एक कदम करके बनाते हैं। मान लेते हैं एक बहुत ही सिंपल सी अर्थव्यवस्था है। कोई सरकार नहीं, कोई बाहरी व्यापार नहीं। यहाँ परिवार अपनी जमीन या मेहनत सीधा फर्म्स को देते हैं। फर्म्स इसके बदले उन्हें वेतन या किराया देती हैं। फिर फर्म्स उसी मेहनत से चीजें बनाती हैं और परिवार अपनी उसी आय से वो चीजें खरीद लेते हैं। पैसा जहां से चला था वहीं लौट आया। ये आय और खर्चे का एक कभी न रुकने वाला परफेक्ट चक्र है। आगे बढ़ने से पहले अर्थशास्त्र में चीजों को मापने के इन 2 बुनियादी तरीकों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है स्टॉक, जिसे किसी एक फिक्स दिन और समय पर मापा जाता है, जैसे कि 20 अगस्त को बैंक खाते में कितना बैलेंस है। वहीं दूसरा है फ्लो या प्रवाह, जिसे एक समय अवधि या इंटरवल में मापा जाता है, जैसे कि पिछले पूरे 1 महीने में कुल कितनी सैलरी अकाउंट में आई। बैलेंस हुआ स्टॉक और सैलरी हुई फ्लो। सेक्शन 3, जीडीपी और जीएनपी को समझना। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के असली हैवीवेट चैंपियंस की बात करेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच कहें तो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स वास्तव में उन्हीं छोटी छोटी माइक्रो इकाइयों का एक बड़ा रूप हैं जिन्हें हमने अभी अभी समझा है। मान लेते हैं एक कंपनी ने 3 बिल्कुल नई मशीनें खरीदी। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश कहेंगे। इसे समझने के लिए किसी रेस्टोरेंट के उस ग्रॉस बिल के बारे में सोचिए, जिस पर अभी तक कोई डिस्काउंट नहीं लगा है। ये सीधे तौर पर कंपनी के अंदर हुए कुल इजाफे को दिखाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मशीनों या भौतिक संपत्तियों में हमेशा टूट-फूट होती ही है। समय के साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इसे हम मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जब तक वो 3 नई मशीनें आईं, तब तक फैक्ट्री में काम कर रही एक पुरानी मशीन पूरी तरह खराब होके कबाड़ हो गई। तो अब सवाल ये है कि उत्पादन क्षमता में असल फायदा हुआ कितने का? ये आसान सा फॉर्मूला हमें बताता है कि नेट इन्वेस्टमेंट वास्तव में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को घटाने पर मिलता है। 3 नई मशीनें आई, एक पुरानी खराब हो गई, यानी असल में सिर्फ 2 नई मशीनों का ही शुद्ध निवेश हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट के बिल में डिस्काउंट कटने के बाद केवल नेट अमाउंट ही चुकाना पड़ता है। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट से हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बहुत चर्चित परिभाषा तक पहुंचते हैं। यहां अंतिम या फाइनल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम बीच की यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिनते, बल्कि सिर्फ उन अंतिम वस्तुओं को गिनते हैं जो सीधा इस्तेमाल के लिए तैयार हैं।
भारत में ये गणना आमतौर पर एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए होती है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। अब जो बात इस स्लाइड में वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि घरेलू क्षेत्र या डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ देश के नक्शे की राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। अगर अमेरिका के अंदर भारत का कोई दूतावास या एम्बेसी है तो वहां जो भी उत्पादन हो रहा है वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, अमेरिका की नहीं। इसके अलावा 12 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र और देशवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे जहाज भी इसी घरेलू क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा और बारीक अंतर सामने आता है। जब हम डोमेस्टिक यानी घरेलू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भूगोल पर होता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। अगर कोई विदेशी नागरिक देश की सीमा के अंदर कुछ बना रहा है तो वो डोमेस्टिक जीडीपी में बेझिझक जुड़ेगा। लेकिन जब नेशनल या राष्ट्रीय शब्द आता है तो फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। तब हम ये देखते हैं कि उत्पादन कौन कर रहा है, यानी उसकी नागरिकता क्या है। और यही वजह है कि भूगोल और नागरिकता के बीच एक पुल बनाना पड़ता है। अगर देश के भीतर हो रहे कुल उत्पादन यानी जीडीपी में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से कमाकर लाई गई शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी तक पहुंच जाते हैं। असल में ये इस बात का पैमाना है कि देश के नागरिकों की वास्तविक आर्थिक ताकत कितनी है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम कर रहे हों। सेक्शन 4 रियल बनाम नॉमिनल जीडीपी। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल विषय की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे महंगाई या मुद्रास्फीति मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों को धोखा दे सकती है और हमें एक पूरी तरह भ्रामक तस्वीर दिखा सकती है। इस जूता फैक्ट्री की कहानी से इसे समझते हैं। पहले साल में फैक्ट्री ने 100 जूते बनाए और 50,000 रुपए की कमाई की। शानदार। दूसरे साल में कमाई सीधा उछलकर 80,000 रुपए हो गई। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जूतों का वास्तविक उत्पादन तो 100 से गिरकर 80 हो गया है। दरअसल महंगाई ने यहां सच्चाई पर पर्दा डाल दिया है। तो यहां का सबसे अहम टेकअवे ये है कि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान बाजार की कीमतों पर आधारित होती है, जिसमें महंगाई का ये बड़ा धोखा शामिल होता है। इसके बिल्कुल विपरीत रियल जीडीपी कीमतों को एक पुराने बेस ईयर या आधार वर्ष पर फिक्स कर देती है। ऐसा करने से महंगाई का प्रभाव पूरी तरह से कट जाता है और अर्थव्यवस्था की असली सेहत और वास्तविक विकास की एकदम पारदर्शी तस्वीर सामने आ जाती है। सेक्शन 5 जीडीपी मापने के 3 तरीके। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में प्रवेश करते हैं। यहां हम जीडीपी की इन भारी भरकम गणितीय गणनाओं को सीधे उसी आसान सर्कुलर फ्लो मॉडल से जोड़ेंगे जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अर्थशास्त्रियों के पास जीडीपी मापने के लिए मुख्य रूप से 3 तरकीबें होती हैं: व्यय विधि, आय विधि और मूल्यवर्धित या प्रोडक्शन विधि। नाम सुनकर शायद लग सकता है कि ये बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन सच मानिए ये एक ही चीज को देखने के 3 अलग-अलग चश्मे हैं। एक साधारण से 10 रुपए के पेन का उदाहरण लेते हैं। इसे 3 अलग नजरियों से मापा जा सकता है। 1, ग्राहक ने इस पेन को खरीदने के लिए जेब से कुल कितना पैसा निकाला, ये हो गई व्यय विधि। इस पेन को बनाने वाले मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों ने मिलकर अपनी जेब में कितना डाला, ये हो गई आय विधि। या फिर खाली प्लास्टिक से लेकर एक चमकते हुए पेन के बनने तक निर्माण के हर एक कदम पर कितना नया मूल्य जोड़ा गया, ये हो गई मूल्यवर्धित विधि। और मजे की बात देखिए, चाहे कान इधर से पकड़े या उधर से, तीनों ही तरीकों से अंतिम मूल्य ठीक 10 रुपए ही आएगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जबरदस्त और विचारोत्तेजक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा तरीका व्यय, आय या मूल्यवर्धित आज के समय में किसी भी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य की सबसे गहरी और सच्ची सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और अगली बार जब देश के आंकड़े सामने आएं तो उन्हें इस नए विश्लेषणात्मक नजरिए से परखने की कोशिश कीजिएगा। अर्थशास्त्र के इस शानदार सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।